टेरर अटैक की योजना बिल्कुल सैनिक सटीकता से बनाई गई थी। हम कह सकते हैं कि इस तरह का हमला एक युद्ध छेड़ने जैसा ही है। 10 लोगों ने 1,90,00,000 लोगों के शहर की धड़कन रोक दी। We were absolutely numb. हर चीज जैसे एक्सप्लोड हो रही थी। सबसे ज्यादा आपका जो टारगेट है ना, ये जो ताज होटल, इसको कवरेज दे रहे हैं मीडिया। आदत तो क्यों नहीं लाते ये दास्तान है 60 घंटे के उस हमले की जिसने भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर को अचानक अपनी चपेट में ले लिया। रबर की एक डोंगी मुंबई के दक्षिणी तट के पास पहुंची। सामने मौजूद मछुआरों की बस्ती एकदम सुनसान थी। लगभग हर कोई अपने घर में बैठा टीवी पर भारत और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच देख रहा था, लेकिन एक शख्स को इस मैच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात के खाने के बाद सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले भरत टंडेल को एक अजीब नजारा दिखा। रबर की एक डोंगी में आधुनिक लिबास पहने 10 नौजवान जेटी पर पहुंचे। उसके बाद वो लोग अपना पीठ पर बैग उठाया, 2 आदमी लोग आगे गया। मैंने पूछा क्या है इसमें? टेंशन मत दे, मेरे को बोलता है। 2 लोग डोंगी में ही रह गए और वो शहर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ गए। टंडेल ने इसके बारे में जब तक रिपोर्ट की तब तक काफी देर हो चुकी थी। डोंगी से उतरे 8 लोग मेन रोड की तरफ बढ़ गए। ये इस शहर के लिए एक आम रात थी, लेकिन जल्दी ही सब कुछ बदल जाने वाला था। ये 8 लोग जिस जेटी पर उतरे थे उससे लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में मशहूर ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल है। ये एक हेरिटेज 5 स्टार होटल है और पिछली 1 सदी से ज्यादा समय में राजाओं, राष्ट्रपतियों, उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों और रॉक स्टार्स को अपना मेहमान बना चुका है। ताज होटल में ठहरे जॉन फेस्को कारोबार के सिलसिले में मुंबई आए थे। ये अपनी गर्लफ्रेंड डारा हुआंग को शहर घुमाने के लिए निकले। डारा पहली बार मुंबई आई थीं और वो शहर के नजारे देखकर बहुत खुश थीं। इस अमेरिकन कपल को एक बढ़िया कैफे नजर आया और ये कुछ पीने के लिए उसमें दाखिल हो गए। वो कैफे बहुत क्राउडेड था। हमें प्यास लगी थी तो हम वहां बैठ गए एंड वी ऑर्डर्ड सम जूस। और हमने देखा कि वहां ज्यादातर लोग फॉरेनर्स थे, लगभग सभी लोग टूरिस्ट थे। पीठ पर बैग लिए 2 लोग इस कैफे के पास आए। किसी ने भी उन पर गौर नहीं किया। जॉन और डारा को अंदाजा नहीं था कि बाहर मौजूद ये दोनों उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। एक्सप्लोजन को सुनकर लगा कि वो कोई बॉम्ब है। दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। एंड देन ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज एक्सप्लोड हो रही है, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से झुक जाऊं, पर उस वक्त तक हम सही सलामत थे। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये किसी तरह का बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि कैफे में फायरिंग हो रही थी। एंड देन मैंने डारा से कहा कि नीचे झुक जाओ। लकीली हमारे सामने एक कॉलम था, कंक्रीट कॉलम। फ्लोर पर ग्लास के टुकड़े फैले हुए थे। मुझ पर किसी के ब्लड के छींटे गिरे। हमें पता ही नहीं था कि 2 शूटर्स हैं। एंड देन फायरिंग बंद हो गई और डारा वहां से उठी और रेस्टोरेंट से बाहर भागी और मैं भी उसके पीछे भागा। जॉन और डारा छिपने की जगह ढूंढने के लिए कोलाबा की सड़कों पर दौड़ रहे थे, लेकिन अब तक इन्हें पता नहीं था कि जिस ताज होटल की ओर वो बढ़ रहे थे, गोली चलाने वाले लोग भी वहीं जा रहे थे। नोबडी न्यू वहां हो क्या रहा है, किसी ने कुछ नहीं देखा। एंड देन सडनली हमें फिर से आवाज सुनाई दी गन फायर की।
जिस समय 2 बंदूकधारियों ने ताज होटल और कैफे पर गोलीबारी की, लगभग उसी समय मुंबई के एक और लैंडमार्क पर हमला होने जा रहा था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर बैग लिए हुए 2 लोग टैक्सी से उतरकर रेलवे स्टेशन में घुसे। टैक्सी ड्राइवर को पता नहीं था कि वो टैक्सी में एक जानलेवा पैकेट छोड़ गए हैं जो 1 घंटे बाद फटने वाला बम था। इस स्टेशन से हर रोज लगभग 35 लाख लोग गुजरते हैं। उस शाम भी प्लेटफॉर्म्स पर भारी भीड़ थी। ये दोनों लोग एक टॉयलेट की ओर बढ़े। पॉन्जन फर्नांडिस इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक फूड स्टॉल चलाते हैं। जिधर देखो गोली चल रही थी, पब्लिक गिरती पड़ती इधर उधर भाग रही थी, कुछ लोग फर्श पर झुक रहे थे, वो लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और बेरहमी से लोगों को मार रहे थे। कांस्टेबल जिलू यादव स्टेशन के दूसरे हिस्से में तैनात थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर वो इस तरफ आए। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि वहाँ जो है प्लेटफार्म के 4 नंबर के सामने बैठ के वो अपनी मैगजीन भरा था। तो मैंने उस सिपाही को इशारा किया कि क्या देख रहे हो, मारो उसको। तो उसने फायर नहीं किया। तो मैं उसके पास दौड़ के आया, मैंने उसकी राइफल ली और मैंने फायर किया। फायर करने के तुरंत बाद वो मेरे ऊपर एकदम फायर करने लगे, इससे मैं उस सिपाही को लेकर के दीवार के किनारे चिपक गया। पुरानी राइफल से लैस रेलवे पुलिस के लोगों का निशाना चूक गया। इन हमलावरों ने 58 लोगों की नृशंस हत्या कर दी और 108 को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पच्चीस साल की नफीसा कुरैशी और इनके परिवार की ट्रेन छूट गई थी। मेरे को मतलब पैर पे गोली भी लग गई, तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे पैर में गोली लग गई। और फिर मेरी लड़की मतलब मुझे आवाज दी थी जबकि अम्मी कर, तो मैं एकदम उसको, ये भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको साइड में देखूं। मतलब वो जगह पे मतलब गोली लगने के बाद ऑफ हो गई थी। वो लोग ना किसी को देखे नहीं, ना बच्चा देखे, ना बड़ा देखे, ना बूढ़ा देखे, ना जवान देखे। मजहब की तो एक बात है, उसमें तो सभी लोग घायल हुए, हिंदू मुस्लिम सभी थे घायल। We are now breaking this news. This is a terror attack. This has all the makings of a terror attack on Mumbai. Let me cross over to Rohit Chandavarkar. Anubhav, we can confirm now that police are saying that this is a... साउथ मुंबई में कम से कम 3 जगहों पर हमला हो रहा था और टेलीविजन नेटवर्क इसका सीधा प्रसारण कर रहे थे। पहली बार न्यूज देने के लगभग 20 मिनट बाद, बल्कि 10 बजे के बाद न्यूज चैनल्स को यह एहसास हुआ कि ये टेररिस्ट अटैक है। बल्कि 15 से 20 मिनट का समय यह जानने में लगा। और अगर आप इस समय को देखें तो पुलिस को भी इसे कंफर्म करने में इतना ही वक्त लगा। ताजमहल होटल में हो रही फायरिंग सुर्खियों में थी। इस होटल में लगभग 1000 मेहमान थे। हेरिटेज विंग की 6ठी मंजिल पर 69 साल के बैंकर KR राममूर्ति बेचैन थे। उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि होटल में गोलीबारी हो रही थी। यहाँ इस होटल की बच्चा बंद नहीं की गई है। यहाँ के रामामूर्ति ने अपने परिवार वालों को फोन करके बताया कि वो सेफ हैं, लेकिन कब तक ये वो नहीं जानते थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देखिए, कुछ ही सेकंड्स में गोलियों की आवाज आने लगी। वो अपने बाथरूम की ओर भागे, लेकिन उसे लॉक करने से पहले ही 2 लोगों ने जबरन दरवाजा खोल दिया। राममूर्ति को बंधक बना लिया गया। अगले 2 घंटों तक वो इन हमलावरों को अपने कमरे का इस्तेमाल कमांड सेंटर की तरह करते हुए देखते रहे। जॉइंट कमिश्नर राकेश मारिया 27 साल से पुलिस में थे और मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रमुख थे।
चीफ ने इन्हें कंट्रोल रूम का इंचार्ज बना दिया। रात के करीब 9:45 बजे से लेकर 2 बजे के बीच तक आई थिंक वी गॉट क्लोज टू अराउंड 7,000 कॉल्स। मैं सिर्फ टेररिस्ट की खबर देने वाली कॉल्स की बात कर रहा हूं। लोग बता रहे थे कि एक टेररिस्ट यहां दिखा है, सस्पेक्टेड पर्सन वहां है, एक्सप्लोसिव से लदा हुआ कोई मोटर व्हीकल, कोई मोटरसाइकिल वहां है। तो कंट्रोल रूम का काम ये था कि वो फोर्सेस को हर उस लोकेशन पर डिस्पैच करे, 7 to 8 कॉल्स पर मिनट। रिपोर्ट्स बहुत तेजी से आ रही थी। लगभग 1 घंटे पहले रेलवे स्टेशन से रवाना हुई वो टैक्सी एयरपोर्ट के पास धमाके से उड़ गई। उसमें मौजूद ड्राइवर और सवारी की मौत हो गई। मजगांव डॉक के पास एक और टैक्सी में हुए धमाके में 3 लोग मारे गए और 19 जख्मी हुए। लियोपोल्ड कैफे के पास एक पेट्रोल पंप पर भी बम फटा। एक और 5 स्टार होटल ओबरॉय ट्राइडेंट और जूस के एक सेंटर नरीमन हाउस पर भी हमला हुआ। मारिया के सहकर्मी विश्वास नांगरे पाटिल ताज होटल के सुरक्षा प्रमुख सुनील कुडियाडी के साथ होटल में घुस गए। पाटिल के पास सिर्फ अपनी सर्विस पिस्टल थी। सुनील कुडियाडी ने 3rd फ्लोर की ओर जा रहे 3 नौजवानों की ओर इशारा किया। उसने कहा कि सर वो वहां हैं। विदाउट लूजिंग अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मैंने इंस्टेंट रिएक्शन में 3 शॉट फायर किए। अपनी ग्लॉक पिस्टल से 3 बार फायर किया और अनफॉर्चुनेटली उनकी पीठ पर लदे बैग देखकर कुछ पल के लिए मुझे लगा कि ये लोग मे बी टूरिस्ट हैं। सो आई रिट्रैक्टेड बैक और उसी समय गोलियों की बौछार हमारी तरफ आई। अगले ही पल मैंने दीवार के किनारे से उन्हें झांक कर देखने की कोशिश की। मैंने स्टेयरकेस में भी देखा पर वो गायब हो गए। पाटिल अगले 1 घंटे तक नॉर्थ विंग की 6ठी मंजिल पर उन्हें ढूंढते रहे, जबकि हमलावर साउथ विंग की 5वीं मंजिल पर थे। ताज पर हमला जारी था और उधर रेलवे स्टेशन पर हमला करने वाले 2 लोग वहां से बाहर निकल गए। अब ये एक नए लक्ष्य पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। अगले आधे घंटे तक कई पुलिस ऑफिसर्स ने इन बंदूकधारियों के दिखने की खबर कंट्रोल रूम को दी, लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं पाया। फिर अचानक एक नई जगह पर हमला हो गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कुछ ही मिनट के फासले पर कामा एंड ऑल ब्लेस हॉस्पिटल है। उस समय किसी को पता नहीं था कि हमलावरों की तादाद कितनी है, वो लोग हैं कौन, उनके पास वेपन्स कैसे हैं। हमें बस इतना ही पता था कि कामा में कुछ हो रहा है। स्टेट एंटी टेरर स्क्वाड में हेमंत करकरे राकेश मारिया के ही दर्जे के ऑफिसर थे। वो कामा हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे की ओर गए। कार्बाइन्स और सर्विस पिस्टल से लैस 8 पुलिस वाले इस अस्पताल में जबरदस्त मुठभेड़ में लगे हुए थे, लेकिन ये लोग बुरी तरह से जख्मी थे और इन्हें बैकअप की जरूरत थी। फोर्स वहां पर थी और मिस्टर करकरे ने रात के 11:58 के आसपास हमें बताया कि उनकी कामा हॉस्पिटल में घुसने की प्लानिंग है। लेकिन ये आतंकवादी अपनी AK-47 और ग्रेनेड्स की मदद से पुलिस को अपने पास नहीं आने दे रहे थे। हैंड ग्रेनेड्स की वजह से दिक्कत हो रही थी। टेररिस्ट के सामने जब भी कोई बाधा आती थी या फिर उन्हें किसी जगह पर घेरने की कोशिश की जाती थी तो वो हैंड ग्रेनेड्स फेंक देते। पिछले गेट पर पुलिस तैनात थी, लेकिन आतंकवादी सामने के दूसरे गेट से भाग सकते थे। करकरे ने कंट्रोल रूम को कुछ और दस्ते भेजने को कहा, लेकिन उन्होंने उनके आने तक इंतजार नहीं किया। मुंबई पुलिस के 2 उम्दा अधिकारी एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर उनके साथ थे। AK-47 से लैस ये तीनों लोग पुलिस की गाड़ी में अस्पताल के सामने के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन ये इनके लिए एक भारी गलती साबित होने वाली थी।
इन्हें पता नहीं था कि आतंकवादी भी अस्पताल से निकल चुके हैं। करकरे और उनकी टीम सीधे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। वहीं एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल की खिड़की से एक शख्स इस नजारे को देख रहा था। मैंने उस तरफ से एक कार के आने की आवाज सुनी, which suddenly stopped. सो जैसे मैंने रुकने की आवाज सुनी, मैं उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ गया। मैंने देखा कि टेररिस्ट कार पर फायर कर रहे हैं एंड देयर वाज अ काउंटर अटैक फ्रॉम द पीपल इन द कार ऑल्सो। लेकिन उनमें से कोई बच नहीं पाया और ये सब 15 से 20 सेकंड में खत्म हो गया। वो दोनों कार के पास आए, उन्होंने डेड बॉडीज निकाली, वो कार में बैठे एंड दे जस्ट zoomed ऑफ। जब हमें ये खबर मिली कि उन तीनों की जान चली गई, यू नो, उस वक्त वी वर एब्सोल्युटली नंब। शहर के 3 बेहतरीन पुलिस अफसर शहीद हो चुके थे। आतंकवादियों की अनजानी तादाद शहर में घूम रही थी। हथियारों से लैस ये खतरनाक लोग मरने मारने पर आमादा थे और पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका अगला हमला कहां होगा। कई जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी, हथगोलों और बमों के धमाकों से मुंबई 3 घंटों से दहल रही थी। लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। एक पुलिस वैन कामा हॉस्पिटल के पास की एक गली से निकली। किसी को पता नहीं था कि इसमें वो 2 आतंकवादी सवार थे जिन्होंने अभी अभी मुंबई के 3 बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी। इन लोगों ने जब गोलीबारी शुरू की तो टेलीविजन चैनल्स के कैमरे सब कुछ देख रहे थे। सादे कपड़ों में मौजूद एक पुलिस वाले के समेत 2 लोग मारे गए। Is a police car being hijacked by the perpetrators of this gun battle? This is the biggest fear. कुछ ही दूरी पर पुलिस ऑफिसर्स आतंकवादियों को ढूंढने के लिए गाड़ियों की तलाशियां ले रहे थे। संजय गोविलकर की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन संकट की इस घड़ी में वो भी अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर लौट आए। वायरलेस मैसेज पे हमें लगातार ये मैसेज मिल रहे थे कि ताज ओबेरॉय वीटी में फायरिंग हो रही है। वहाँ पे काफी टेंस माहौल था। पुलिस कंट्रोल रूम ने ऑफिसर्स को आगाह किया कि आतंकवादी अब पुलिस वैन को छोड़कर सिल्वर कलर की बड़ी गाड़ी में उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। रात के 12:30 बजे एक स्कोडा गाड़ी आके रुक गई। वो गाड़ी तकरीबन बैरिकेड्स के 50 फुट दूरी पे खड़ी थी। इमीडिएटली हम लोग चिल्लाए तो उन्होंने विंडस्क्रीन पे वाइपर से पानी चालू किया और पानी चालू करके अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम लोग जैसे ही चिल्ला के थोड़ा आगे जाने लगे तो इमीडिएटली उन्होंने गाड़ी राइट टर्न लेके यू टर्न लेने की कोशिश, पर अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी डिवाइडर पे आके रुक गई। वहां पे 2 टीम हो गया। पिस्तौलों से लैस एक पुलिस टीम दाहिनी तरफ से कार की ओर बढ़ी। बिना हथियार के गोविलकर बाईं तरफ थे। इस गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया और दूसरा जख्मी लग रहा था। सिर्फ लाठी से लैस ऑफिसर तुकाराम ओंबले इस जख्मी आतंकवादी की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने किया तो हम लोग सब लोग उनके साथ ही थे, पर बोलते हैं ना, कोई आगे बढ़ने पे फिर एक हौसला हो जाता है। तो उनकी बहादुरी की तो नो डाउट। दम तोड़ने के बावजूद ओंबले ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। कैफे पर हुए हमले के 3 घंटे बाद आखिरकार मुंबई पुलिस ने आतंकवादियों में से एक को पकड़ लिया, जिसका नाम था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। जैसे ही इस्माइल मारा गया और कसाब पकड़ा गया तो मुझे लगता है कि हमारे लिए वही टर्निंग पॉइंट था। जो भी हमारी फोर्स ने महसूस किया
ड्यू टू द लॉस ऑफ दीज 3 ऑफिसर्स। मेरे ख्याल से जो इंसिडेंट विनोली चौपाटी में हुआ, मुझे लगता है कि इससे लोगों का मोराल काफी ऊंचा हुआ कि AK-47 और ग्रेनेड्स होने के बावजूद हम उन पर भारी पड़ सकते हैं। इस हमले में जिंदा पकड़े गए अकेले शख्स कसाब ने अगले कुछ दिनों में मारिया और उनकी टीम को बताया कि कैसे महज 10 लोगों ने 1 करोड़ 90 लाख की आबादी वाले शहर की सांसें रोक दी थी। कंट्रोल रूम में मौजूद राकेश मारिया ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एलीट एंटी टेरर कमांडो यूनिट को भेजने की मांग की, लेकिन इसके लिए उन्हें अगले दिन सुबह तक इंतजार करना था, क्योंकि ये कमांडो 1400 किलोमीटर से ज्यादा दूर दिल्ली के पास मौजूद अपने बेस से आने वाले थे। सुबह लगभग 1 बजे कंट्रोल रूम को एक दहला देने वाला संदेश मिला। एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमलावरों के सेल फोन की बातचीत पकड़ ली थी। और इस तरीके से जो है ना, बहुत सारे लोग जख्मी हैं, मारे गए हैं, और तकरीबन वो कह रहे हैं कि 50 फिदाई जो है ना, वो शहर पूरे में दाखिल है। पूरे शहर में इस वक्त फायरिंग हो रही है। इस बातचीत से यह साबित हो गया कि उनके हैंडलर्स टीवी पर देखकर ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेशनल इंस्ट्रक्शंस। सबसे ज्यादा आपका जो टारगेट है ना, ये जो ताज होटल, इसको कवरेज दे रहे हैं मीडिया। उस समय ये पता नहीं चल पाया कि ये हैंडलर कहां से फोन कर रहे थे। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये पता लगाने में लगभग 1 महीना लग गया कि ये नंबर पाकिस्तान में मौजूद थे। ताज के भीतर अपने कमरे में लाचार पड़े रामामूर्ति आतंकवादियों के फोन पर चल रही बातचीत के अंश सुन रहे थे। आग तुसी क्यों नहीं लाते और बचना आग लाने लगे इंशाल्लाह, देखो तुसी थोड़ी देर बाद ना। आतंकवादियों ने ताज के 4 कर्मचारियों को भी बंधक बना लिया था। ते शराब लेके कमरा खोलिया जे, गद्दे काट के क्लीन कटा करके आग लाओ बकायदा। 2-3 मकान से आग लाओ जिन्नी ला सकते हो। ठीक है। हैंडलर्स ने आतंकवादियों से होटल में आग लगा देने को कहा। वो जानते थे कि जलते हुए ताज होटल पर मीडिया जरूर गौर करेगा। Incredible pictures there, and quickly the events unfolded. There was smoke billowing out of the Taj Hotel. आग का इस्तेमाल ये आतंकवादी अपनी पोजीशन को बदलने और अपने हथियारों को रीलोड करने के लिए भी कर रहे थे। रामामूर्ति से 4 मंजिल नीचे पाटिल ने क्लोज सर्किट टीवी पर आतंकवादियों को हेरिटेज विंग की 2 ऊपरी मंजिलों पर घूमते हुए देखा, लेकिन इन्हें पक्का पता नहीं था कि उनकी तादाद कितनी थी। ऑन द बेसिस ऑफ CCTV फुटेज, जिसमें सिर्फ 1/4 एरिया ही नजर आ रहा था, उससे नंबर ऑफ टेररिस्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। लेकिन फिर आतंकवादियों ने कैमरों को देख लिया और वो उन्हें तोड़ने लगे। अब पाटिल कमरों पर हमला करके आतंकवादियों को खत्म करने की योजना बना रहे थे, लेकिन कंट्रोल रूम ने उनसे कमांडोज के वहां पहुंचने तक रुकने को कहा। सुरक्षा बलों ने ताज से लगभग 650 मेहमानों को बाहर निकाल लिया था, लेकिन अब तक किसी को पता नहीं था कि भीतर और कितने लोग फंसे हुए थे। बचकर बाहर निकले कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि आतंकवादी अमेरिकी और ब्रिटिश पासपोर्ट वाले लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। जॉन और डारा निचली मंजिल पर लॉबी के पास के रेस्टोरेंट में छिपे हुए थे। फिर हमने कुछ बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन सुना, फिर पैनिक फैल गया और सब कुछ शांत हो गया और हम और ज्यादा नर्वस हो गए। फिर हमें बताया गया कि दिल्ली से कमांडोज आने वाले हैं, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही थी। हम लोग उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, waiting for them to arrive. अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। Scariest part was that we could hear the fire getting louder and louder. हम फील कर सकते थे कि दीवारें गर्म हो रही थीं। दरअसल जॉन ने 6ठी मंजिल पर हुए एक बम विस्फोट की आवाज सुनी थी। आतंकवादियों ने यह बम कुछ ही मिनट पहले राममूर्ति के कमरे के पास लगाया था। फिर ये लोग राममूर्ति और अन्य 4 बंधकों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए 1 मंजिल नीचे के एक कमरे में आ गए। यहां आतंकवादियों को पहली बार आग से खतरा महसूस हुआ।
उन्होंने बंधकों को वहीं छोड़ दिया। पूरे फ्लोर पर आग लगी हुई थी और सीसीटीवी रूम भी धुएं और लपटों की चपेट में आने लगा। तब हमने डिसीजन लिया कि हम वहां से निकल जाएं। सुरक्षा बलों ने ताज को घेर रखा था। भीतर फंसे लोग निकल भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने में लग गए। उन्हें दूसरी मंजिल से इशारा कर रहा एक बुजुर्ग नजर आया। फॉर्चुनेटली थोड़ा कोशिश करके मैंने अपने हाथ खोल लिए और 10 मिनट में मैंने फायर ब्रिगेड्स का रोशनी देखा। मैंने विंडो खोला, मदद के लिए आवाज लगाया। उन्होंने मुझे निकाल लिया और कहा कि अब आप सेफ हैं। कसाब को पकड़ने के 3 घंटे बाद मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। तब उन्हें पहली बार अंदाजा हुआ कि उनका सामना किससे हुआ है। मेरे ख्याल से सुबह 3:30 बजे के करीब कसाब से पूछताछ शुरू होने पर हमें पता चला कि वो लोग करीब 10 लोग हैं। बट अगेन इट वॉज हिज वर्ड्स। हम उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे। हम उसे सिर्फ पॉइंटर के तौर पर ले रहे थे। पूछताछ करने वालों को पता चला कि एक फिदायन टीम थी जो 592 नॉटिकल माइल्स का सफर समुद्र के रास्ते तय करके यहां आई थी, फ्रॉम कराची टू मुंबई। एक अनजाने देश में दाखिल होकर अंधाधुंध गोलियां चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने, बंधक बनाने, ज्यादा ऊंची जगहों पर मोर्चा संभालने और जब तक मुमकिन हो सुरक्षा बलों को दूर रखने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उनको, जब तक कि वो मर न जाए। दिस वॉज द ब्रीफ गिवन टू देम। जॉन और डारा 8 घंटे से ताज होटल में फंसे हुए थे। ये अब भी बचाए जाने का इंतजार कर रहे थे। एक बार हमने बाहर जाने की कोशिश की, मे बी अराउंड 5 or so, and there was a spray of gunfire in the lobby, और सब लोग रूम में वापस भाग गए। डोर्स को बंद किया और रीबैरिकेड किया डोर्स को। 10 हथियारबंद आतंकवादियों ने भारत की आर्थिक राजधानी को नाकाम कर दिया था। मुंबई को अब एंटी टेरर कमांडोज के आने का बेसब्री से इंतजार था। मुंबई के इतिहास में ये बंधक बनाए जाने की सबसे भयानक घटना थी। कम से कम 100 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें 16 पुलिसकर्मी थे। महज 8 आतंकवादियों ने मुंबई में 2 5 स्टार होटल्स और जूस के एक लोकल कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा कर लिया था। अखिलेश देखिए, इस वक्त हालात यही है कि गोलियां अंदर से ताबड़तोड़ चल रही हैं। Another set of pictures there of a very determined looking group. This is the special. आखिरकार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लगभग 200 कमांडोज इस बेबस शहर में पहुंचे। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल जे.के. दत्त अब हालात को स्थानीय पुलिस से अपने हाथ में लेने को तैयार थे। उन्होंने कमांडोज को 3 समूहों में बांटकर अब भी हमला झेल रही 3 जगहों पर रवाना कर दिया। लेकिन मौके के मुताबिक रणनीति बनाने और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू होने में अभी और 3 घंटे का वक्त लगने वाला था। मैंने अपने कमांडोज को ब्रीफ किया कि सबसे पहले हमें हॉस्टेजेस को जहां तक हो सके सेफ रखने की कोशिश करनी है। इनफैक्ट हमें कोलैटरल डैमेजेस को कम से कम करके टेररिस्ट को जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी थी। उस समय तक हम ये नहीं जानते थे कि उनका कोई लोकल सपोर्ट है या नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लोकल आदमी उनके साथ जुड़ गया हो। कमांडोज की आधी टीम ने ताज होटल पर कार्रवाई शुरू कर दी। इकतीस साल के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन को ओल्ड हेरिटेज विंग में भेजा गया।
लगभग 10 घंटे तक ताज में फंसे रहने के बाद कर्मचारियों को सुरक्षा बलों से संदेश मिला कि अब वो निचली मंजिल के रेस्टोरेंट में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। जॉन और डारा आखिरकार बाहर निकल आए। I realized that it was Thanksgiving, जो अमेरिका में बहुत बड़ा हॉलिडे होता है। इट्स अबाउट फैमिली, और सभी अच्छी चीजों के लिए थैंक्स करने का समय होता है। और I started to cry, और मुझे अच्छा लग रहा था कि I'm okay और Dara is okay, और हम ठीक ठाक बाहर आ गए थे। लेकिन अब भी सैकड़ों लोग भीतर फंसे हुए थे। इस बीच ताज से 2 किलोमीटर दूर कमांडोज ने एक और 5 स्टार होटल ओबरॉय ट्राइडेंट में छिपे आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू कर दी। मीडिया इस ऑपरेशन के हर पल की रिपोर्ट प्रसारित कर रहा था। It is the 28th floor Trident Hotel. The army commandos have got up. So they are going on a top-down approach. They've come from the 28th floor down to the 21st floor. नरीमन हाउस एक जूइश धर्मगुरु का निवास है। यहाँ एक युवा रब्बाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। अपने 3 जू मेहमानों और 2 भारतीय कर्मचारियों के साथ ये लोग पिछले 14 घंटों से यहाँ फंसे हुए थे। लेकिन इस इलाके में काफी लोग मारे जा सकते थे। ये बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है और तमाशबीन लोग भी मुठभेड़ की गोलीबारी के शिकार हो सकते थे। अचानक न्यूज चैनल्स ने एक अनोखा नजारा देखा। एक भारतीय महिला रबाई के 2 साल के बेटे के साथ बाहर निकल आई, लेकिन उसे पता नहीं था कि भीतर मौजूद लोग जिंदा हैं या नहीं। इधर ताज 18 घंटे से ज्यादा समय से आतंकवादियों के कब्जे में था। पिछले 6 घंटों में मेजर संदीप की टीम ने 5वीं और 6ठी मंजिल को खाली करा दिया था, लेकिन आतंकवादियों का कहीं कोई पता नहीं था। फिर कमांडोज जैसे ही 4थी मंजिल के एक कमरे के पास पहुंचे, गोलियां बरसने लगी। इसके बाद हुई मुठभेड़ में आतंकवादियों ने हथगोले फेंके, कमरे में आग लग गई और आतंकवादी भाग गए। वो लोग रूम को आग लगा रहे थे और ये इंसिडेंट करीब 2 या 3 बार हो चुका था। तब जाकर मुझे ये लगा कि वो इस टाइम का इस्तेमाल रेडी होने, रेस्ट करने, रिकुपरेट करने या अपने वेपन्स को रीलोड करने के लिए कर रहे थे। ताज की 4थी मंजिल पर हुई मुठभेड़ के बाद से आतंकवादियों का कोई अता पता नहीं था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और कमांडोज की एक टीम फिर से तलाशी शुरू करने के लिए लॉबी में इकट्ठा हुई। हमला शुरू हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। लोग अब भी भीतर फंसे हुए थे, इसलिए कमांडोज ने एक अलग तरीका अपनाया। वो सेंट्रल स्टेयरकेस की तरफ बढ़ गए। वो जानते थे कि उन पर किसी भी तरफ से हमला हो सकता है, लेकिन वो जोखिम लेने को तैयार थे। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के अनुभव वाले मेजर संदीप बेखौफ होकर उनकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने ये रिस्क उठाया था। ये कोई किसी को सिखाता नहीं है। इस तरह के रिस्क उठाने का जज्बा हर किसी में नहीं होता, और मेरा ये मानना है कि उनमें ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। संदीप और उनका पार्टनर पहली लैंडिंग तक पहुंचे। अचानक उन पर हमला हुआ और एनएसजी को पहला नुकसान हुआ। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुझे यह मालूम पड़ा टीवी न्यूज से ऑन 28th मॉर्निंग समवेयर अराउंड 9:45, आफ्टर 9:45, शायद 10 बजे। और मैंने कुछ टाइम के लिए इसे छुपाए रखा। वाइफ को कैसे बताता हमारा बेटा नहीं रहा। कमांडोज के पास अपने शहीद हुए साथी का शोक मनाने का वक्त नहीं था। वो सुबह तक संदीप के शव को नहीं निकाल पाए।
the amount of ammunition that these terrorists have is such that it could keep them going till this evening, and that's what the NSG is worried about, which is why they are treading very 36 घंटे के सीधे प्रसारण से पूरी दुनिया खौफजदा थी। यह अमेरिका पर 11 सितंबर के हमले जैसा था। कोई नहीं जानता था कि आखिर कौन इसके निर्देश दे रहा है और आतंक फैलाने के अलावा उनका मकसद क्या है। Big news coming out of Nariman House. 3 camera positions tell the entire story. NSG commandos were para-dropped under the cover of heavy fire from surrounding. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया कि टेररिस्ट को गाइड करने वाले हैंडलर्स लाइव न्यूज को देखकर हालात पर नजर रख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में भारत सरकार ने न्यूज चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट रोकने का निर्देश जारी कर दिया। You can't tell television channels to come to the scene of the operation of a terror attack, then tell us later on that you were compromising security. If you felt that TV channels were compromising security at these sites, keep us away. Create a system by which we get the information on a regular basis. I think that didn't happen. I can't blame the media. अथॉरिटी को ये चीज पहले ही मीडिया को बता देनी चाहिए थी कि जिस तरह यहां भारत के लोग इस हमले का लाइव टेलीकास्ट अपने टेलीविजन पर देख रहे थे, वैसे ही अंदर बैठे टेररिस्ट भी इस चीज को लाइव देख पा रहे थे और साथ ही उनके कंट्रोलर्स भी, चाहे वो जहां भी बैठे थे, वो इसे लाइव देख रहे थे। मेरे ख्याल से अथॉरिटी का जो रिस्पांस था वो स्लो और डेफिशिएंट था। दोपहर तक ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल के कमांडोज ने एक अच्छी खबर दी। तो जहाँ पे 2 टेररिस्ट थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनको आज न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। वो होटल भी अब पूरा हमारे कब्जे के अंदर है। कमांडोज ने 90 से ज्यादा लोगों को बचा लिया, लेकिन 35 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें से 9 फॉरेनर्स थे। इस समय तक कमांडोज को पता चल चुका था कि आतंकवादियों ने नरीमन हाउस में सभी बंधकों को मार डाला है। वो आखिरी हमले के लिए आगे बढ़े। मुठभेड़ दिन भर जारी रही। उस शाम कमांडोज ने बाहर आकर बताया कि भीतर 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने 5 जूइश हॉस्टेजेस की लाशें भी बरामद की। ये रबाई, उनकी पत्नी और 3 मेहमानों की लाशें थीं। अगले कुछ महीनों में जानकारों ने ये आशंका जताई कि इस हमले की साजिश रचने वाले लोगों ने ज्यूस को इस मकसद से निशाना बनाया था कि भारत और इजराइल के बीच बेहतर होते रिश्ते खराब हो जाएं। तीसरे दिन की आधी रात को ओबेरॉय और नरीमन हाउस में गोलीबारी रुक गई, लेकिन ताज के आसपास की सड़कों पर अब भी गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। ताज के बाहर तैनात सुरक्षा बलों के स्नाइपर्स इस हेरिटेज होटल के नॉर्दर्न विंग की खिड़कियों पर निशाना लगा रहे थे। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो को शुरू हुए लगभग 40 घंटे हो चुके थे। कमांडोज ने 4 टेररिस्ट को लॉबी के पास एक बार और पहली मंजिल के एक रेस्टोरेंट के बीच घेर लिया था। आतंकवादियों के पास कोई बंधक नहीं थे, लेकिन ये हथियार डालने के मूड में भी नहीं थे। आतंकवादी एक घुमावदार सीढ़ी के पीछे छिप गए और कमांडोज को उलझन में डालने के लिए ऊपर नीचे आने जाने लगे। एनएसजी को लगा कि शायद यहाँ टेररिस्ट के 2 ग्रुप्स हैं, वन ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकेंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। रेस्टोरेंट के भीतर आतंकवादियों ने पुराना तरीका अपनाया। उन्होंने कमांडोज का ध्यान बटाने के लिए आग लगा दी। We didn't allow these chaps to change the position, वरना ये लोग तो होटल के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते। रात भर चली लंबी मुठभेड़ के बाद कमांडोज आखिरी हमले के लिए आगे बढ़े। उन्होंने हर तरफ ग्रेनेड्स फेंके।
अचानक टेलीविजन कैमराज ने खिड़की से गिर रहे एक आतंकवादी को दिखाया। बाहर तैनात कमांडोज ने उसे छलनी कर दिया, लेकिन भीतर और 20 मिनट तक फायरिंग चलती रही। गोलीबारी रुकने के बाद बाहर से हमारी फायरिंग के जवाब में वो एकदम खामोश हो गए थे। अंदर जाकर हमने पाया कि वहां 2 बॉडीज पड़ी थीं जो थी स्पाइरल स्टेयरकेस के पास, यानी 2 बॉडीज अंदर, एक बाहर, और चौथी बॉडी तब तक हमें नहीं मिली थी। आग को बुझाने के बाद कमांडोज ने चौथे आतंकवादी की लाश बरामद की, जो रेस्टोरेंट के जले हुए अवशेषों में दबी हुई थी। कुल मिलाकर मुंबई पुलिस ने 1 आतंकवादी को मारा था और कमांडोज ने 8 को। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो खत्म हो गया। ताज को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। 60 घंटे के इस नरसंहार में 166 लोग मारे गए और 304 जख्मी हुए। 10 में से सिर्फ 1 आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया। इसे भारत की एक अदालत में अपने अपराधों का मुकदमा झेलना था, जिसमें जंग छेड़ने जैसे आरोप भी शामिल थे। In terms of one nation attacking another nation, this is perhaps the closest that comes to an attack which is short of war. मुंबई के आतंकवादी हमलों की योजना फौजी सटीकता से बनाई गई थी और इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था की खामियां उजागर हुईं। राज्य सरकार द्वारा कराई गई जांच से शहर की सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी कमजोरियां सामने आईं। 8 महीनों में भारत की गुप्तचर संस्थाओं ने कम से कम 6 बार ये स्पष्ट चेतावनी दी थी कि समुद्र के रास्ते आकर आतंकवादी कुछ लग्जरी होटल्स पर हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादी बेरोक टोक भारत में घुस आए। आई थिंक होल सिस्टम सही समय पर कार्रवाई नहीं कर पाया और इंटेलिजेंस को भी रियल टाइम बेसिस पर शेयर नहीं किया गया और ना ही कोई प्रेशर था इन इंटेलिजेंस को किसी के साथ शेयर करने का। जांच से राज्य सरकार और मुंबई पुलिस की जबरदस्त नाकामियां भी उजागर हुईं। ये शहर पहले भी आतंकवादी हमले झेल चुका था, फिर भी यहां हथियारों, ट्रेनिंग और सुरक्षा बलों की कमी थी। मौके की अफरा तफरी में सीनियर ऑफिसर्स अपने कामकाज में तालमेल नहीं बना पाए और मानक प्रक्रियाओं से भटक गए। सबसे भयानक नतीजा हमले के 3 घंटे के भीतर ही सामने आया, जब कामा हॉस्पिटल की हिफाजत की कोशिश कर रहे 3 बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो गए। इस हमले के दौरान मुंबई पुलिस के ऑफिसर राकेश मारिया ने कंट्रोल रूम का संचालन किया और अब ये इस हमले की जांच की अगुवाई कर रहे हैं। पकड़ा गया आतंकवादी कसाब इनका प्रमुख सुराग है। कसाब ने बताया कि वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है। अल-कायदा के सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कसाब जैसे 500 नौजवानों को भर्ती किया था। पूरे पाकिस्तान में लश्कर के कई कैंप्स में 18 महीनों की कमांडो ट्रेनिंग के बाद इन 10 लोगों को इस हमले के लिए चुना गया। मारिया ने 11,000 पेज की केस रिपोर्ट में कसाब पर 166 हत्याओं का आरोप लगाया। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के 35 लोगों पर भी इसमें साथ देने का आरोप लगाया गया। इनके हैंडलर्स यानी इस अपराध की असली साजिश रचने वाले पाकिस्तान में हैं, ऑन फॉरेन सॉइल। यही वो लोग हैं जो लोग तालिबानाइज कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं इनोसेंट यूथ को, टिल दे आर स्टॉप्ड। ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। एक के बाद एक ऐसे आतंकवादी आते रहेंगे। पाकिस्तान सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि इस हमले की योजना उसकी सरजमीन पर बनी थी और आतंकवादी वहीं से आए थे। फिलहाल 2 स्तरों पर इसकी तफ्तीश चल रही है।
अव्वल हिंदुस्तान में और दूसरी पाकिस्तान में। जुर्म और मुजरिमों का ताल्लुक उस हादसे से है जिसे अंजाम दिया गया हिंदुस्तान में। हाँ, इस साजिश के कुछ हिस्सों को अंजाम दिया गया पाकिस्तान में, और मौजूदा जानकारी के मुताबिक जो जिम्मेदार हैं उनमें ज्यादातर लोग हिरासत में हैं। पाकिस्तान ने इसमें अपनी सरकार का हाथ होने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर की योजना के ब्यौरे समेत भारत को एक दस्तावेज सौंपा। लश्कर पर निगाह रखने वाले कुछ जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था ISI ने शायद लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर जकीउर रहमान लखवी के जरिए इस हमले का निर्देशन किया था। लखवी जैसे शख्स पर गौर करें तो किसी हमले में शामिल स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच फर्क मिट जाता है। लखवी को ISI के कई लोग हैंडल कर रहे थे जो रिटायर होने के बावजूद अब भी सक्रिय हैं। पाकिस्तान में कहावत है कि ISI के भीतर भी एक ISI है, उसे मैं कहता हूं शैडो ISI और शैडो आर्मी, जिसका वजूद आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और वो किसी को भी जवाबदेह नहीं है। इजिप्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई, लेकिन हाथ मिलाने के बावजूद रिश्तों में तनाव बना रहा। देखिए, उन्हें उम्मीद थी कि भारत फौरन पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई करेगा, जिससे अमेरिका के इस विचार का खंडन हो जाता कि पाकिस्तान को भारत से कोई फौजी खतरा नहीं है, और इससे पाकिस्तान भारत की सीमा पर तैनात अपनी फौज की तादाद को भी सही ठहरा सकता था, और पाकिस्तान ये कह सकता था कि वो अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान, अलकायदा और दूसरे आतंकवादी समूहों से जूझने के अमरीकी एजेंडे को पूरा करने के लिए भारत की सीमा से अपनी फौज नहीं हटा सकता। फौजी मामलों के जानकारों का मानना है कि 26 नवंबर के हमलों की साजिश रचने वालों का इरादा परमाणु हथियारों से लैस ऐसे दो देशों को जंग के करीब पहुंचा देना था जो पहले भी अक्सर उलझते रहे हैं। मुंबई को इसका नतीजा झेलना पड़ा, लेकिन ये शहर अब अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। अब यहां और भारत के 3 अन्य शहरों में भी NSG का बेस है, ताकि भविष्य में हमलों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। शहर की पुलिस संकट के समय अपनी मानक प्रक्रियाओं में सुधार कर रही है और नए हथियारों और साजो सामान समेत आधुनिकीकरण की $2 करोड़ 64 लाख की योजना बनाई गई है। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर रेलवे स्टेशन सामान्य रूप से कामकाज करने लगा था। ट्राइडेंट होटल और ताज टावर 1 महीने के बाद फिर से खुल गए। हमले के महज 4 दिन बाद लियोपोल्ड कैफे फिर से लोगों से भर गया। इसके मालिक ने गोलियों के निशान को यादगार के रूप में आज भी संजो कर रखा है। एंड इन दी एंड जब हमने इसे खोला तो हमने दुनिया को दिखाना चाहा कि वो हम हैं जो टेररिस्ट पर भारी पड़े। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो हम पर हावी नहीं हो सकते। हमारे हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इन्हें पस्त नहीं कर सकते। लेकिन नफीसा कुरैशी अब भी अपनी बेटी की मौत वाली उस रात को नहीं भूल सकती। मेरे दिल में अभी तक वो डर और खौफ मतलब निकला नहीं मेरे, और मैं मतलब बहुत सा ऐसा मेरे को बार बार मतलब वही नज़ारा मेरे को याद आता जब मतलब टीवी पे कोई देखती आता ऐसा कि यहाँ फायरिंग चल रही, यहाँ बम पड़ गया ऐसा ऐसा, तो मेरे को वही वीटी का नज़ारा याद आता। मुंबई के उन स्याह दिनों ने जॉन फेस्को पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। 2-3 बार डेथ के एकदम करीब पहुंच जाने के ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपके पास कितना कम समय है, और आप लाइफ को ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आतंकवादियों ने लोगों की नृशंस हत्याएं की, लेकिन मुंबई के आतंकवादी हमले ने आतंकवाद से लड़ने के भारत के इरादे को और मजबूत कर दिया। नो कंट्री इज सेफ। एवरी कंट्री मस्ट रिमेन विजिलेंट 24/7। और जब तक हम साथ मिलकर आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर देते, कोई भी देश सुरक्षित नहीं।